एक बात बताओ, क्या आपको याद है आपकी फैमिली में किसने कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसने कौन से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करी है, या कौन कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है? अब ये सब कौन याद रखता है? एजेंट का फोन आ जाता है या तो किसी किसी केस में उनकी सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट याद दिला देते होंगे, राइट? लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश के सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा कौन रखता होगा? आखिर इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आज 40 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर चुका है। वैसे एक कंपनी है जो इसे काफी समय से करती आ रही है। इनफैक्ट इस बिजनेस में रही डुओपोली में भी आज ये कंपनी एक मार्केट लीडर बनी हुई है। शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की। कंपनी आज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 69% मार्केट शेयर कवर करती है और इसी के साथ दूसरे डोमेन्स में एंट्री भी ले रही है। तो क्या कंपनी इन दूसरे डोमेन्स में भी इतना मार्केट शेयर बना पाएगी? आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के फेवर में चल रही हैं? क्या कंपनी अपने मोनोपोलिस्टिक पोजीशन के बावजूद अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट कर पा रही है? यही सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में। इस तरह की मोनोपोलिस्ट कंपनीज के बारे में हम हर हफ्ते ग्रो की मोनोपोलिस्ट सीरीज में बात करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला मोनोपोलिस्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर चेक करें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं इस मोनोपोलिस्ट स्टॉक और उसकी इंडस्ट्री के बारे में। आज इंडिया में अगर आप देखते हैं तो दिन ब दिन लोगों में फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इसका अनुमान हम इंडिया के म्यूचुअल फंड के AUM की ग्रोथ को देखकर भी लगा सकते हैं, जो कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। आज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टोटल एसेट्स अपने ऑल टाइम हाइज के पास हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP इनफ्लोज भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इतनी अवेयरनेस और राइजिंग SIP इनफ्लोज के बावजूद इंडिया में अभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी अंडर पेनिट्रेटेड है कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज। यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। इनफैक्ट अगर आप जेफरीज की एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 2030 तक यानी कि आने वाले दशक में अराउंड 90 ट्रिलियन रुपीस के मार्क को रीच कर सकता है। AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के हिसाब से भी आने वाले समय में इंडस्ट्री एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है और इंडस्ट्री में कस्टमर्स अराउंड 100 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आखिर ऐसा क्या ही हो रहा है कि इंडस्ट्री अचानक से इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला, रैपिड इंटरनेट पेनिट्रेशन। इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी चीप मोबाइल डेटा यानी कि इंटरनेट मिल रहा है और साथ ही डिजिटल इंडिया पुश ने ना सिर्फ इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इसका काफी बड़ा योगदान रहा है। सेकेंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। सेबी, AMFI और दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए उन्हें एजुकेट करने में लगे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, आज एक रिटेल इन्वेस्टर अगर इस मार्केट रिलेटेड एरियाज में एजुकेटेड है तो उससे भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कॉन्फिडेंस रहेगा और इसी तरह देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। इसलिए ग्रो भी आप सभी के लिए फ्री में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग्स एक्सेट्रा पे ढेर सारा कंटेंट बनाता है ताकि आप एक बेहतर और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। थर्ड, रिटायरमेंट प्लानिंग। आजकल के यूथ में नया ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है और वो है फायर यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू रिटायर अर्ली। इस रीजन से आज फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बढ़ते वेजेस के साथ टैक्स लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टर्स भी ऐसे एवेन्यूज में इंटरेस्टेड हैं जहां आसानी से इन्वेस्टमेंट भी हो और टैक्स में भी फायदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ELSS फंड्स। वैसे देखा जाए तो इस पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिकॉर्ड कीपिंग एक डुओपोली बन के रह गई है और वो है कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज। बाय द वे, पहले केफिन टेक्नोलॉजीज को कावी फिनटेक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आखिर रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है? अगर आप हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं तो उसमें कई सारे इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं जो आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाते हैं। उनमें से एक है RTA यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। स्कूल में कैसे हर बच्चे की डिटेल्स जैसे कि स्टैंडर्ड, रोल नंबर, सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स वगैरह का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक वैसे ही RTAs कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या फिर कोई दूसरी लिस्टेड एंटिटी में एक इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा RTAs किसी IPO या FPO इशू में रजिस्ट्रार की तरह भी काम करते हैं, जहां वो IPO या FPO एप्लीकेशंस को ठीक से मेंटेन करना, अलॉट करना, उनकी प्रोसेसिंग, डिस्पैचिंग वगैरह का काम संभालते हैं। ये RTAs म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में
इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शन डिटेल्स और उनके KYC वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और तो और क्या आपको पता है, आप एक RTA के पास फॉलोइंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि कैंसलेशन और स्टॉपेज रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, चेंज इन बैंक मैंडेट एंड अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी दूसरे कई टाइप के फंड्स होते हैं, लेकिन उनमें वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल हो। इन फंड्स को AIFs यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी बोला जाता है। आपने इनमें से कई सारे फंड्स के टाइप्स न्यूज़पेपर या फिर TV पर सुने होंगे, जैसे कि PE फंड्स, VC फंड्स, हेज फंड्स एक्सेट्रा। RTAs इनके लिए भी फंड अकाउंटिंग और KYC जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर आप AIFs की ही बात करेंगे तो इनमें भी पिछले कुछ समय में काफ़ी हेल्थी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात, जहां कैम्स आज एक डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा और डिटेल में कि आखिर कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। कैम्स इंडिया के म्यूचुअल फंड्स का लार्जेस्ट RTA है, जहां वो 15 में से 10 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टोटल AUM के टर्म्स में कंपनी का इस इंडस्ट्री में 69% मार्केट शेयर है। कंपनी का पैन इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल नेटवर्क है, कवरिंग 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज विद 280 सर्विस सेंटर्स। म्यूचुअल फंड बिजनेस की बात करें तो कैम्स पूरी लाइफ साइकिल के अक्रॉस प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट क्रिएशन टू प्रोसेसिंग एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। अगर ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो जब एक इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट डालता है फॉर बाइंग और सेलिंग, तो वो चाहे कोई भी हो, डिजिटल या फिर पेपर बेस, उसे कैम्स प्रोसेस करता है। इसका एक इनिशियल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कंपनी इन्वेस्टर का KYC वेरीफाई करती है। अब ये सारी सर्विसेज की ज़रूरत एक तरह से AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को पड़ती है। तो इन कंपनीज को कैम्स रिकॉर्ड कीपिंग एंड मैनेजमेंट कंप्लायंस विद KYC रेगुलेशंस, उनके दूसरे पेपर वर्क और SEBI रेगुलेशंस, onboarding of intermediaries, setting up of accounts, suspicious transaction reporting, compliance with scheme document, fee computation and administration जैसी सर्विसेज देता है। ये तो हुई सिर्फ AMC की बात, लेकिन कैम्स इवन इन्वेस्टर्स को भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि पीरियोडिक स्टेटमेंट्स एंड अलर्ट्स, असिस्टेंस विद क्वेरीज, सर्विस रिक्वेस्ट, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। अभी AMCs हो गई जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और इन्वेस्टर्स जो सर्विस लेते हैं, तो बाकी कौन रहा? इंडस्ट्री की ब्लड लाइन्स यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इनको भी कैम्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड के साथ ऑन बोर्ड होने के रिकॉर्ड, ब्रोकरेज या कमीशन का रिकॉर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस कमीशंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हेल्प डेस्क वगैरह जैसी सर्विसेज भी कैम्स ही प्रोवाइड करता है। तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि किस तरह से कैम्स आज पूरी इंडस्ट्री के हर पार्ट में अवेलेबल है। लेकिन कैम्स पैसे कैसे कमाता है? दरअसल कंपनी दो तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, एक है एसेट बेस्ड और दूसरा है नॉन एसेट बेस्ड। नॉन एसेट बेस्ड में कैम्स अपने क्लाइंट्स के लिए जो पेपर वर्क करता है उसके बेसिस पे चार्ज करता है। दूसरा है एसेट बेस्ड रेवेन्यू, जहां कंपनी म्यूचुअल फंड हाउस के AUM का फिक्स परसेंटेज चार्ज करती है। लेकिन एक ये रीजन भी है जिसके चलते कैम्स का रेवेन्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इनफैक्ट कंपनी के रेवेन्यू में से 76% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आता है, और इसी बढ़ते कॉन्सेंट्रेशन के चलते कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना काफी जरूरी हो गया था। तो चलिए समझते हैं वो बिजनेसेस जहां कंपनी एक्टिवली डाइवर्सिफाई करने में लगी हुई है। सबसे पहले आता है कैम्स फिनसर्व। इसके थ्रू कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर की सर्विस प्रोवाइड करती है। एक अकाउंट एग्रीगेटर किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंसेंट के साथ उसका सारा फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि बैंक की डिटेल्स, लोन्स की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह एक तरफ कलेक्ट करता है और फिर इसे बैंक्स या NBFCs को प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस की मदद से इवेंचुअली कैम्स अपने एंड कंज्यूमर्स को इन बैंक्स और NBFCs के थ्रू कस्टमाइज और सीमलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है। इनफैक्ट सेबी जो हमारे स्टॉक मार्केट और उससे जुड़े इंटरमीडियरीज का रेगुलेटर है, और PFRDA जो हमारे पेंशन फंड्स का रेगुलेटर है, उन्होंने एक सर्कुलर में म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज और पेंशन फंड्स को कैम्स फिनसर्व इकोसिस्टम ज्वाइन करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा कंपनी आज NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में भी एंट्री कर रही है।
कैम्प्स ने मार्च 2022 में इंडस्ट्री का सबसे पहला क्लाउड बेस्ड सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। आज कुछ ही समय में कैम्प्स ने ईएनपीएस में अराउंड 9.5% का मार्केट शेयर कवर कर लिया है, जिसके साथ वो इंडस्ट्री में सेकंड पोजीशन पे हैं। अब हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि किस तरह से एक आरटीए दूसरे एआईएफ्स यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैम्प्स ये सर्विसेज अपने वेल्थ सर्व प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करता है। कंपनी के इस सेगमेंट ने भी क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में ईयर ऑन ईयर अराउंड 32% का हेल्थी ग्रोथ दिखाया था। इसके साथ साथ कैम्प्स ने रिसेंटली कैम्प्स पे नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, जो बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज के ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट आप कैम्प्स पे के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को यूपीआई पेमेंट्स और नेट बैंकिंग सर्विसेज की मदद से ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्रोवाइड करती है अपने प्लेटफॉर्म कैम्प्स रेप के थ्रू। यहाँ बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसीज, उनके प्रीमियम्स, मैच्योरिटी का डेटा एक्सेट्रा को बड़े आराम से ट्रैक किया जा सकता है। कंपनी का इस सेगमेंट में भी अराउंड 36% का मार्केट शेयर है। मतलब अब धीरे धीरे कैम्प्स ने काफी अच्छे से दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी हैं और कई जगह पे अगेन लीडिंग पोजीशन लेने में लगा हुआ है। इस डाइवर्सिफिकेशन की मदद से आगे चल के कैम्प्स का म्यूचुअल फंड से आने वाला रेवेन्यू शेयर कम हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ऐसा तो क्या है कि इस बिजनेस में कोई और प्लेयर एंट्री ही नहीं ले पा रहा है? सबसे पहले तो एक आरटीए का बिजनेस काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे। आपको डिफरेंट ब्रांचेस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इनफैक्ट सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से एक आरटीए को अपने लास्ट क्वार्टर के ट्रांजैक्शंस के पीक से ट्वाइस कैपेसिटी रखनी पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी दूसरे प्लेयर्स के पास स्विच करके जाएं, वो काफी अनलाइकली केस है। इसका रीजन है इस बिजनेस में रही कस्टमर स्टिकीनेस। जी हाँ, अगर आपके अब तक के सारे ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट्स वगैरह का डेटा एक कंपनी के पास है, तो पूरा डेटा विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करना, फिर उनके साथ नए तरीके से शुरुआत करना, वो ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस हो सकता है लेकिन कॉस्टली भी हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेटा में कोई भी टाइप का लॉस कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके चलते क्लाइंट्स भी अपने एग्जिस्टिंग वेंडर्स के साथ ही जुड़े रहना प्रेफर करते हैं। इसी कंपेटिटिव एडवांटेज, अपने डोमेन की स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज और अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप के चलते ही शायद आज कैम्प्स कंसिस्टेंटली ऑन एन एवरेज 30% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहा है, जो नॉर्मली काफी रेयर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कंपनी के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो अक्टूबर 2020 में लिस्ट होने के बाद से अभी तक कंपनी ने अराउंड 57% रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो कैम्प्स का शेयर प्राइस पिछले कई महीनों से कंसोलिडेशन में है, और तो और पिछले 1 साल में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ, वो कंपनी जिसने पिछले 10 साल में अपने प्रॉफिट्स को 19% के CAGR से ग्रो किया है, उसने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने जाना, ऑलमोस्ट पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कैम्प्स पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन एक तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जी हाँ, कैम्प्स की भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से ही आता है। इसका मतलब अगर म्यूचुअल फंड के AUM में ग्रोथ नहीं हुआ तो वो कैम्प्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और देखा जाए तो वैसा ही कुछ हो रहा है। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद जुलाई 2022 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 11 मंथ लोस पे चला गया था। म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐसे में अपना AUM ग्रो करना और कम्पीट करना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा कंपनी में प्रमोटर्स कॉन्स्टेंटली अपना स्टेक बेच रहे हैं। दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स का स्टेक 30.98% से कम होकर दिसंबर 2022 में 19.92% पे आ चुका है। वहीं पब्लिक और FIIs की शेयर होल्डिंग यहाँ इंक्रीज हुई है। अगर आप कंपनी के प्रमोटर का नाम देखें तो वो है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब दरअसल बात ये है कि ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक्चुअली में वॉरबर्ग पिंकस LLC का इन्वेस्टिंग आर्म है। मतलब कंपनी एक्चुअली एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के थ्रू रन हो रही है, और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म किसी कंपनी में प्रॉफिट्स के मोटिव से इन्वेस्ट करती है। यानी कि ये फर्म्स बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट करके उन्हें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। कुछ केसेस में कंपनी के ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव कर सकें, लेकिन उसके बाद वो अपने डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल्स पे एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही केस है यहाँ पर भी। हालांकि क्या हर बारी प्रोमोटर सेलिंग एक रेड सिग्नल होता है?
जरूरी नहीं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की सुने तो अभी के बढ़ रहे म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो के चलते और कैम्स के नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस के ग्रोथ की वजह से कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कैम्स अपने इस मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाएगा, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फिर से रिवाइवल के चांसेस हैं। ये हमें आने वाले क्वार्टर्स में बड़े क्लोजली मॉनिटर करना होगा। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.